बेटा पूर्ति की लोच भी होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे पूर्ति की लोच क्या होती है, पूर्ति की लोच को हम कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं पूर्ति की लोच के, पूर्ति की लोच की क्या क्या श्रेणियाँ होती हैं। जो सब चीज़ें हमने मांग के अंदर पढ़ी थी वही सारी की सारी चीज़ें हमें पूर्ति की लोच के अंदर जो है पढ़नी है। तो इसको ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, सारी की सारी वही चीज़ें बेटा जो हमने वहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, जैसे कि लाइक हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है पूर्ति की लोच। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था बेटा, सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया था कि भाई लोच क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि लोच जो है कि अगर किसी एक चर में अगर परिवर्तन होता है, अगर किसी एक चर में परिवर्तन होता है तो उसका जो है किसी दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो जो है वो लोच होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं पूर्ति की लोच की, पूर्ति की लोच जो है ये क्या होगी, पूर्ति की लोच जो है ये क्या होगी बेटा कि अगर मान लीजिए वस्तु की कीमत है या तकनीक है या आगतों की कीमत है, ये सब फैक्टर मैंने आपको बताए थे कि भाई ये सब फैक्टर जो है किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। कीमत, तकनीक, आगत, कर और भी कई सारे फैक्टर्स थे जो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। अगर इसके अंदर परिवर्तन आ जाए तो इससे पूर्ति पर जो है, पूर्ति पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा ये बेटा पूर्ति की लोच बताती है। हमने पढ़ा कि भाई कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है, नई तकनीक से बढ़ती है, पुरानी से घटती है, कच्चा माल सस्ता मिले तो पूर्ति बढ़ती है, महंगा मिले तो घटती है। तो ये पूर्ति की लोच होती है। हमने वहाँ पे प्रीवियस क्लास के अंदर पूर्ति के नियम के अंदर हमने ये तो समझ लिया कि भाई कीमत बढ़ने से या बेटा तकनीक के नहीं होने से, कीमत के बढ़ने से या तकनीक के नए होने से या कच्चा माल जो है, कच्चे माल की कीमत जो है कम होने से, इन सब चीज़ों से हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई पूर्ति बढ़ती है। तो पूर्ति का नियम हमें ये तो बता रहा है लेकिन कितना बड़ा नहीं पता। ऐसे ही कीमत घटने से या पुरानी तकनीक से या कच्चे माल की कीमत जो है महंगी होने से पूर्ति जो है क्या होती है, पूर्ति जो है वो घटती है, लेकिन कितनी घटी ये नहीं बताता। तो इस चीज़ को पूर्ति की लोच मेज़र करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्ति का जो नियम है ये बेटा केवल गुणात्मक है, ये हमें केवल रिलेशन बताता है, संख्या में नहीं बताता। जबकि ये जो है ये बेटा एक मात्रात्मक है, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था। अब अगर हम बेटा बात करते हैं पूर्ति की लोच की, अगर हम पूर्ति की लोच की बात करते हैं, जैसे मांग की लोच होती है बेटा, उसमें हमने पढ़ा कि भाई एक होती है कीमत लोच, एक होती है आय लोच, एक होती है तिरछी लोच। उसमें हमने पढ़ा था ना कि भाई कीमत लोच होती है, आय लोच होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें केवल एक ही लोच होती है जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं पूर्ति की कीमत लोच। इसमें 3 प्रकार नहीं होते, इसमें केवल एक ही प्रकार होता है। मांग में 3 होते हैं, पूर्ति में एक ही होता है। तो क्वेश्चन ये है भाई पूर्ति की कीमत लोच क्या होती है। पूर्ति की कीमत लोच आपको ये बताती है कि कीमत बढ़ने से पूर्ति कितनी बढ़ी नंबर में आपको बताएगी, और कीमत घटने से पूर्ति कितनी घटी नंबर में आपको बताएगी। तो कीमत बढ़ने से पूर्ति कितनी बढ़ती है, कीमत घटने से पूर्ति कितनी घटती है, संख्या के रूप में आपको मात्रात्मक उपाय है ये, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। पूर्ति की लोच में बेटा ऐसा नहीं होता, पूर्ति की लोच में ऐसा नहीं होता कि कई सारे तरीके की होती है, कीमत लोच, आय लोच, तिरछी लोच। वो आय लोच, तिरछी लोच वो मांग में है, यहाँ केवल ये एक ही तरीके की होती है। अब हम बात करें, अगर जैसे हमने बेटा वहाँ पे पढ़ा था ऐसे ही सेम यहाँ पे भी है, पूर्ति की कीमत लोच की श्रेणियाँ। जैसे हमने वहाँ पे 5 पढ़ी थी श्रेणियाँ, या इसको हम कोटियाँ भी कह सकते हैं। कौन कौन सी, यहाँ पे बेटा क्योंकि हम पूर्ति की लोच की बात, जैसे मांग की लोच को हम किससे डिनोट करते हैं, मांग की लोच को हम जो है डिनोट करते हैं बेटा ईडी से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन पूर्ति की लोच को
पूर्ति की लोच को हम बेटा किससे डिनोट करेंगे, पूर्ति की लोच को हम जो है डिनोट करेंगे ई एस से, ठीक है। अच्छा, तो अब ये सब क्या है ज़रा ध्यान से समझिए। ये मांग की लोच जो है, मांग की लोच क्या होती है और पूर्ति की लोच क्या होती है। देखिए इसके अंदर बेटा 5 चीज़ें होती हैं। एक होता है ई एस इज़ इक्वल टू 0, एक होता है ई एस इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, एक होता है ई एस इज़ इक्वल टू 1, और एक होता है ई एस ग्रेटर देन 1, और एक होता है ई एस लेस देन 1। तो ये 5 तरीके की कोटियाँ जो मांग में थी वो यहाँ पे भी हैं बेटा। तो ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे फटाफट ये पाँचों क्या हैं बेटा। बार बार कह रहा हूँ मैं, या तो मांग से क्वेश्चन आएगा या पूर्ति से। सेम ऐसे या तो मांग की लोच से क्वेश्चन आएगा या पूर्ति की लोच से, दोनों साइड से क्वेश्चन नहीं आएगा। कहीं आप सोच रहे हैं ऐसा भी आ जाएगा कि पूर्ण लोचदार मांग क्या होती है और पूर्ण बेलोचदार पूर्ति क्या होती है, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। एक ही साइड से जो है क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं पूर्ण बेलोचदार, पूर्ण बेलोचदार पूर्ति ये क्या होती है। ई एस इज़ इक्वल टू 0 कब होता है। तो ये हमने जैसे मांग में पढ़ा था, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी है बेटा, कि जब भाई किसी वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन होता रहता है, परंतु उसकी पूर्ति जो है वो फिक्स रहती है, लेकिन कीमतों के अंदर चेंज आता रहता है। कीमत चाहे P हो जाए, चाहे P1 हो जाए, चाहे P2 हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे बढ़े कीमत चाहे घटे, लेकिन उस वस्तु की पूर्ति फिक्स रहती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा y अक्ष के समांतर। सेम वही कॉन्सेप्ट हैं सारे बेटा जो मांग की लोच में पढ़े हैं। तो आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि जब पूर्ति की लोच पूर्णतः बेलोचदार होती है तो पूर्ति वक्र किसके समांतर होता है, x अक्ष के, y अक्ष के। तो ये जो होता है बेटा ये y अक्ष होता है और ये जो है ये x अक्ष होता है। तो पूर्ण बेलोचदार में y अक्ष के समांतर होता है और ऐसी स्थिति में ई एस इज इक्वल टू 0 होता है। दूसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं पूर्ण लोचदार। पूर्ण लोचदार पूर्ति क्या होती है, इसको बेटा ई एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी कहते हैं, अनंत, ठीक है, अनंत कहते हैं इसको। ये बिल्कुल इसकी उल्टी है बेटा। इसमें क्या होता है, इसमें कर्व जो है वो इस तरीके का बनता है, एक्स अक्ष के समांतर। ये पूर्ति वक्र है। ये क्या है, इसमें प्राइस फिक्स रहते हैं, मतलब किसी वस्तु के प्राइस फिक्स रहते हैं और उस वस्तु की जो पूर्ति है वो क्या होती रहती है, उस वस्तु की जो पूर्ति है वो बदलती रहती है बेटा। Q1, Q2, Q3 यहाँ प्राइस फिक्स रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ए एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा एक्स अक्ष के समांतर। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है जी। तो क्या कहते हैं, ऐसा पूछता है एग्ज़ाम में कि भाई जब ई एस इज इक्वल टू अनंत होती है तो पूर्ति वक्र कैसा बनता है। तो ऐसी स्थिति में बेटा पूर्ति वक्र जो है वो एक्स अक्ष के समांतर बनता है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। जबकि जब पूर्ण बेलोचदार होता है तो वाई अक्ष के समांतर, इसमें एक्स अक्ष के समांतर बनता है। तीसरी जो स्थिति होती है इसे कहते हैं बेटा इकाई के बराबर। इकाई के बराबर, इकाई के बराबर मतलब ए एस इज इक्वल टू 1। अब ये क्या स्थिति होती है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें प्रतिशत परिवर्तन जो कीमत का है वो बराबर होता है प्रतिशत परिवर्तन पूर्ति का। मतलब जितना चेंज बेटा पूर्ति में आया है उतना ही चेंज जो है कीमत में आया है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए लाइक यहाँ पे ले लेते हैं हम, मान लीजिए मैं बेटा 10 रुपये पे 20 क्वांटिटी बेचता था, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गए। अब प्राइस हो गए 10 से 20, तो बेटा मैं 20 रुपये पे जो है अब मैं मान लीजिए 30 क्वांटिटी को बेच रहा हूँ, ठीक है। मतलब जितना चेंज बेटा यहाँ पर आया है, यहाँ पे जितना चेंज आया है उतना ही चेंज जब यहाँ पे आएगा, जब इक्वल का चेंज आएगा, यहाँ पे भी 10 से चेंज हुआ, यहाँ पे भी 10 से चेंज हुआ, सेम चेंज हुआ, दोनों का परसेंट इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में जो कर्व है बेटा वो बिल्कुल इक्वल जो है ओरिजिन से पास होकर जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसी स्थिति में मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, आपको ये ध्यान रखना है बेटा ऐसी स्थिति में जो कर्व है वो ओरिजिन से पास होकर जाता है। मतलब कि पूरा ओरिजिन से मिला नहीं रहा हूँ, ये भी हमारा आगे काम आएगा, ठीक है। ये रहा, ठीक है।
तो ये बात ध्यान रखनी है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब ई एस इज इक्वल टू 1 होता है तो अगर बेटा मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो ये मूल बिंदु पे मिलेगा, ओरिजिन पे। ठीक है, जब ई एस इज इक्वल टू 1 होता है, ये मैं यहाँ लिखता हूँ, ये ध्यान रखनी है बात, ये इम्पॉर्टेंट है। यह मूल बिंदु से जाता है या मूल बिंदु से होकर जाता है, मूल बिंदु से होकर जाता है। अभी हम इसमें क्वेश्चन बताऊंगा कैसा आता है इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा क्या होता है ये, जब कीमत का प्रतिशत परिवर्तन पूर्ति के प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में पूर्ति की जो लोच होती है वो इकाई के बराबर होती है, और ऐसी स्थिति में कर्व बिल्कुल ऐसा बनता है, और अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो ये मूल बिंदु से होकर गुजरता है। अच्छा जी, चौथे जो सिचुएशन होती है बेटा, चौथी जो सिचुएशन होती है इसको कहते हैं इकाई से कम लोचदार पूर्ति। इकाई से कम लोचदार पूर्ति जो है, इसको ज़रा समझेंगे ये क्या होती है। ई एस जो है वो लेस देन 1 है। ये क्या होता है, ई एस लेस देन 1 के अंदर जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे क्या होता है, अभी ऊपर वाले में हमने कर्व में पढ़ा, वहाँ तो दोनों में इक्वल का चेंज आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब आपका कीमत का परसेंट जो है, जब आपका कीमत का परसेंट जो है क्या कहते हैं, जब आपका कीमत का जो परसेंट है बेटा वो तो आपका बहुत ही ज़्यादा हो जाए। ठीक है, और जब आपका पूर्ति का जो परसेंटेज है चेंज वो थोड़ा कम रह जाए तो उसको ई एस लेस देन 1 कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं 10 रुपये पे जो है 10 रुपये पे 20 क्वांटिटी बेच रहा था, 10 रुपये पे 20 क्वांटिटी बेच रहा था। ठीक है, अब प्राइस कितने हो गए बेटा, प्राइस हो गए 20। ठीक है, और जबकि प्राइस 20 हो गए और ये कितना हो गया, ये हो गया 25। यहाँ कितना चेंज आया बेटा 10 का, और यहाँ कितना चेंज आया 5 का। मतलब कि यहाँ पे बेटा कीमत आती है और यहाँ पे पूर्ति आती है। जबकि अभी मैंने ऊपर क्या करा था, ऊपर दोनों में इक्वल का चेंज दिखाया था। मतलब कि अगर यहाँ पे भी 10 का दिखाया था तो यहाँ पे भी 10 का दिखाया था, ये इक्वल का चेंज था। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला ई एस लेस देन 1 कब होता है, जब कीमत में ज़्यादा पूर्ति में कम। तो ये जो कर्व है बेटा ये किस तरीके से बनता है, ये जो कर्व है ये आपका बेटा इस तरीके से बनता है। देखिए ये इस तरीके से बनता है, ई एस लेस देन 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको क्या बात ध्यान रखनी है, ये मूल बिंदु से पास नहीं होके जा रहा। अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ा दूँ तो इसको कहाँ पे कट करेगा, एक्स अक्ष के धनात्मक पे, यहाँ पे कट करेगा। आपको ध्यान रखना है यह एक्स अक्ष के धनात्मक पक्ष पर कट करता है। मैं क्यों बता रहा हूँ बेटा आपको, ये भी आगे क्वेश्चन आएगा, अभी मैं बताता हूँ। मैंने टेस्ट में भी दिया था ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे एग्ज़ाम में भी आते हैं। और तीसरा लास्ट जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है इकाई से अधिक। इकाई से अधिक क्या होता है, इकाई से अधिक का मतलब होता है जब कीमत में जो चेंज है वो तो कम रह जाता है लेकिन पूर्ति का जो चेंज है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ई एस ग्रेटर देन 1 हो जाता है। तो देखिए इसका कर्व कैसे बनेगा, इसमें जो कर्व बनाना है वो बनाना है इस तरीके से, इसमें बनाना है बेटा इस तरीके से। ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये 0 हो गया। मान लीजिए मैं 10 रुपये पे 20 क्वांटिटी बेचता था, 10 रुपये पे 20 क्वांटिटी बेचता था, पूर्ति में ज़्यादा दिखाना है बेटा। ठीक है, तो मान लीजिए लाइक मैंने जो है बेटा 20 हो गई कीमत जो है, कीमत 10 से 20 रुपये हो गई बढ़ के, जबकि पूर्ति जो है बेटा पूर्ति 20 से 40 की हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो कर्व है वो कैसा बनेगा बेटा, ऐसी स्थिति में कर्व जो है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको बेटा मिलाऊं
बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये कहाँ पे कट करेगा बेटा, ये एक्स अक्ष के ऋणात्मक साइड पे जो है इसको कट करता है, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो। ठीक है, तो ई एस ग्रेटर देन 1 है और यह है एक्स अक्ष के ऋणात्मक पक्ष पर कट करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है 3 की। एक तो ये वाली जो मैंने आपको 5 इसकी, चाहे बेटा पूर्ति हो चाहे वो मांग हो, ठीक है, इन पे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। इन दोनों की डेफिनेशन पूछ लेता है, पूर्ण लोचदार पूर्ति या पूर्ण लोचदार मांग। पूर्ण बेलोचदार, ये बेलोचदार का अर्थ भी पूछ सकता है। ठीक है, या ये एक्स अक्ष के समांतर वाई अक्ष के समांतर, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है एग्ज़ाम में। इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, इन तीनों के ऊपर, इसमें क्वेश्चन वो आपसे ऐसे, चाहे मांग हो चाहे पूर्ति हो, दोनों का सेम है, कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, दोनों का सेम ही है। वो आपसे बोलेगा कि अगर मांग वक्र या पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच या पूर्ति की लोच क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। बेसिकली पूर्ति की लोच में ही पूछेगा वो आपसे कि अगर पूर्ति वक्र क्या कहते हैं, मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, अगर पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है तो ऐसी स्थिति में पूर्ति की लोच क्या होगी, तो आपको लिखना है ई एस इज इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि मैंने बोला जो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा उसकी बेटा 1 होती है। फिर वो बोलेगा कि अगर पूर्ति वक्र एक्स अक्ष के धनात्मक पक्ष पर कट करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, तो ऐसी स्थिति में बेटा ई एस लेस देन 1 होती है। और तीसरी जो सिचुएशन है वो है अगर इसको बढ़ा दिया जाए, अगर ये होता है नेगेटिव साइड। ठीक है, अगर पूर्ति वक्र को बढ़ा दिया जाए और वो उसके नेगेटिव अक्ष पे उसको कट करेगा तो बेटा ऐसी स्थिति में ग्रेटर देन 1 होती है। तो पूर्ति में ये 3 जो हैं ये इम्पोर्टेंट है बेटा, इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत बारी आता है एग्ज़ाम में। बाकी पूर्ण लोचदार और पूर्ण बेलोचदार ये तो मांग में भी है और मांग में भी है, पूर्ति में भी है। पूर्ण लोचदार और पूर्ण बेलोचदार तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, तो अभी आपने सिर्फ ये पढ़ा है पूर्ति की कीमत लोच क्या होती है। पूर्ति की कीमत लोच बेटा आपको ये बताएगी कि कीमत बढ़ने पे पूर्ति कितनी बढ़ी। पूर्ति का नियम ये तो बढ़ा रहा है, ये तो बता रहा है बढ़ेगी, लेकिन कितनी ये नहीं बताता। वो एक गुणात्मक है, नंबर में नहीं बताता, लेकिन ये आपको नंबर में बताएगा। कितनी श्रेणी आती है वही जैसे मांग की है। तो अब हम इसे निकाल कैसे सकते हैं ये समझिए ज़रा, कैसे इसको, इसकी विधियाँ कैसी हैं। जैसे मांग के अंदर बेटा 3 होती हैं, मैंने आपको 3 बताई, कुल व्यय विधि, प्रतिशत विधि, बिंदु विधि। तो इसकी जो कीमत लोच की जो विधियाँ होती हैं वो बेटा 2 होती हैं, इसमें 3 विधियाँ नहीं होती। ठीक है, सबसे पहली जो होती है बेटा ये होती है प्रतिशत विधि, और दूसरी जो होती है वो होती है बेटा ज्यामितीय, देख लेना कैसे लिखते हैं, ज्यामितीय विधि या बिंदु विधि। ज्यामितीय विधि, बिंदु विधि, ग्राफीय विधि, ये सब ग्राफीय विधि, ये सब एक ही नाम है बेटा। ठीक है, और प्रतिशत विधि को जो है अनुपातिक विधि भी कहते हैं। इसमें 3 विधियाँ नहीं होती हैं, इसमें केवल 2 ही विधि होती है। ठीक है, अच्छा अब ज़रा कॉन्सेप्ट को समझिए। पहले हम समझते हैं बेटा प्रतिशत विधि क्या है और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सब कुछ बेटा वैसे ही है जो मांग में पड़ा था। इसका जो सूत्र होता है ये होता है ई एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी जीरो क्यू जीरो। अब ज़रा यहाँ पे समझिए क्या क्या है। पी जीरो का मतलब होता है पुरानी कीमत, इसी तरीके से क्यू जीरो का मतलब क्या होता है, पुरानी पूर्ति। जब मांग पढ़ेंगे तो बेटा यहाँ मांग लिख देते हैं, फॉर्मूला तो सेम है, जो मांग की लोच में पढ़ा था वही है बेटा, लेकिन जब मांग पढ़ते हैं तो क्यू का मतलब मांग हो जाता है, जब पूर्ति पढ़ते हैं तो क्यू का मतलब पूर्ति हो जाता है। तो फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूले में कोई वो नहीं है। डेल्टा पी कैसे निकलेगा, P1 माइनस P0। P1 का मतलब क्या होगा बेटा नई कीमत, और P0 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बेटा पुरानी कीमत। और डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q0। Q1 क्या होगा बेटा, Q1 जो है ये हो जाएगा आपका नई पूर्ति, और ये क्या हो जाएगा आपका पुरानी पूर्ति।
तो देख लो बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे चेंज क्या है बेटा, पहले हम क्यू की जगह मांग लिख रहे थे, अब हम पूर्ति लिख रहे हैं। तो भाई जब मांग है तो मांग लिखेंगे, जब पूर्ति है तो पूर्ति लिखेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सभा जो है ये एक उत्पादक है, ठीक है। सभा जो है 5 रुपये पर किसी वस्तु की 100 इकाइयाँ बेचती है, ठीक है। 5 रुपये पे किसी वस्तु की 100 इकाइयाँ बेचती है। यदि कीमत बढ़कर 10 रुपये हो जाती है तो वह वस्तु की 200 इकाइयाँ बेचती है। प्रतिशत विधि द्वारा पूर्ति की लोच ज्ञात कीजिए। पूर्ति की लोच ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा पूर्ति की लोच पे। सेम वैसे ही है जैसे मांग में हमने पढ़ा था, तो इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। तो देखिए पहले कीमत कितनी थी बेटा, 5 रुपये, तो कितना सवा बेच रही थी, 100 क्वांटिटी। अब कीमत कितनी हो गई है, अब कीमत हो गई है बेटा 10 रुपये। अब ये बेटा कितना बेच रही है, अब ये बेच रही है 200, क्योंकि कीमत बढ़ने पे पूर्ति बढ़ती है। तो मैं यहाँ से डेल्टा पी निकाल लेता हूँ। कैसे निकलता है, P1 माइनस P0, तो ये कितना हो गया 5 डेल्टा पी। इसी तरीके से डेल्टा क्यू कैसे निकलता है, Q1 माइनस Q0 इज इक्वल टू 100 डेल्टा क्यू। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ES इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई P0 Q0। ये आ गया बेटा, 100 से 100 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो ES इज इक्वल टू 1 आ गया आंसर। इसमें बेटा यहाँ फॉर्मूले में माइनस प्लस का कोई भी चक्कर नहीं होता है। जो माइनस वाला चक्कर है वो बेटा केवल मांग की लोच में होगा, पूर्ति की लोच में नहीं होगा। इसमें और भी टफ क्वेश्चन है, बट मेरे को लगता है कि आपके बोर्ड में टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूर्ति की लोच निकालिए। बट आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपसे बेटा वो P1 भी पूछ सकता है, Q1 भी पूछ सकता है, ये थोड़े टफ क्वेश्चन हो जाते हैं। बट आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर ना हो तो मेरे से पूछिएगा, बाकी ये बहुत आसान है। मैंने मांग में भी नहीं कराए हैं आपको, क्योंकि आपके में नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये थोड़े टफ हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी ग्राफीय विधि की। ग्राफ से पूर्ति की लोच जो है ये कैसे निकालते हैं। तो अगर हम बेटा ग्राफ से पूर्ति की लोच की अगर हम बात करें, पूर्ति की लोच की बात करें, इसको ज्यामितीय विधि भी कहते हैं बेटा, ठीक है, ज्यामितिक विधि। तो जैसे बेटा वहाँ पे फॉर्मूला होता है मांग में, ऐसे यहाँ पे भी होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है समतल खंड अपॉन में प्रारंभिक पूर्ति। समतल खंड अपॉन में प्रारंभिक पूर्ति, ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। अब ये समतल खंड क्या होता है और ये प्रारंभिक पूर्ति क्या होती है, इसको ज़रा हम समझेंगे। इसके अंदर बेटा जैसे मांग यहाँ पे था, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम केवल 3 ही लोचों की बात करते हैं। इसके अंदर बेटा हम बात करते हैं ES इज इक्वल टू 1 की, इसमें हम बात करते हैं ES ग्रेटर देन 1 की, और इसमें हम बात करते हैं ES लेस देन 1 की। केवल इन्हीं की बात करते हैं और किसी की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहले वाले डायग्राम में आपको क्या करना है, 3 डायग्राम इसके अंदर आपको बनाने हैं। सबसे पहला जो डायग्राम आपको बनाना है वो बनाना है आप बड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा। 3 डायग्राम आपको बनाने हैं इसके अंदर। कौन से बनाने हैं, पहले हम सीख रहे हैं ES इज इक्वल टू 1 का, ठीक है, ES इज इक्वल टू 1 का डायग्राम हम सीख रहे हैं।
हमें डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाना है कि वो मूल बिंदु से होकर जाए यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसको मान लीजिए ऐसे बना देता हूँ, एस एस, ठीक है। तो जब मैं इसको करूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा वो बन गया, 1 मिनट रुको ज़रा। हम जो है इसको यहाँ से अगर बनाते हैं, ऐसा बनाना है, ठीक है। कि अगर मैं इसको बेटा बढ़ा दूँ तो ये ओरिजिन पे मिल जाए इस तरीके से। ऐसा ही क्यों बनाना है, क्योंकि मैंने बोला इसके अंदर बेटा 3 तरीके की सिचुएशन होती है, और ये चीज़ आपको यहाँ पे काम आएगी। ये जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि जब ES इज़ इक्वल टू 1 होता है तो बेटा ओरिजिन से होके जाता है, जब ES लेस देन 1 होता है तो यहाँ पे कट करता है, और जब ग्रेटर देन 1 होता है तो ऋणात्मक अक्ष पे कट करता है। ये हमारी ज्यामितिक विधि में काम आएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हम ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, हमें क्या करना है, इसको डॉट से यहाँ मिला दीजिए, ऐसे डॉटेड से मिला देना है। अब ये समतल खंड क्या होता है, और ये प्रारंभिक पूर्ति जो है, ये प्रारंभिक पूर्ति जो है ये आपकी क्या होती है। समतल खंड का मतलब जो है बेटा, जब मैंने इसको डॉटेड लाइन से जब मैंने इसको मिलाया, ठीक है, तो जहाँ पे ये इसको टच करता है उसको हम कहते हैं, उसको मैंने नाम दे दिया टी, ठीक है, उसको मैंने नाम दे दिया टी। और क्या कहते हैं, मान लीजिए इतने प्राइस पे इतनी पूर्ति थी, OP प्राइस पे OQ। तो समतल खंड क्या है, समतल खंड क्या है, जब मैंने इसको मिलाया यहाँ पे, वो उस पॉइंट से लेके जहाँ तक पूर्ति है वहाँ तक, जैसे कि यहाँ पे समतल खंड क्या होगा, TQ, और प्रारंभिक पूर्ति क्या होगी, पहले पूर्ति कितनी थी, पहले पूर्ति थी OQ। दोबारा से समझ लीजिए चाहे, मान लीजिए आपको क्या करना है, पहले y अक्ष खींचना है, फिर x अक्ष खींचना है, ये x अक्ष ये y अक्ष, ठीक है। ये मूल बिंदु होता है। कर्व कुछ इस तरीके, यहाँ थोड़ा दूर बनाता हूँ मैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये बना दिया S S, और यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, ऐसे OP OQ, ठीक है। तो मुझे फॉर्मूला लगाना है, ES इज़ इक्वल टू समतल खंड अपॉन में प्रारंभिक पूर्ति, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो प्रारंभिक पूर्ति क्या है, जो अभी दिख रही है आपको, अभी क्या दिख रही है कि OP कीमत पे OQ क्वांटिटी है, तो प्रारंभिक पूर्ति क्या है, OQ, ठीक है। अब समतल खंड कैसे मिलेगा, समतल खंड मिलेगा जब मैं इसको, ये कर्व तो यहाँ पे रुका हुआ है, जब मैं इस कर्व को आगे बढ़ाऊंगा तो ये ओरिजिन से मिल जाएगा, और इसको मैं नाम दे देता हूँ कोई भी पॉइंट T, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे O तो है ही उसका नाम, या चलो नाम अगर ना भी देना चाहो तो ये यहाँ पे मिला, तो इस पॉइंट का नाम OQ है, ठीक है। तो जहाँ ये मिला वहाँ से लेके जहाँ तक पूर्ति है वो क्या है, वो भी बेटा OQ है। दोनों ही चीज़ें सेम है यहाँ पे, तो OQ से OQ कट गया, इज इक्वल टू 1 आया। अभी जब मैं आपको दूसरा बताऊंगा और तीसरा बताऊंगा तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अभी तो यहाँ पे सेम ही बन गया तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। अभी मैं जब दूसरा और तीसरा ग्राफ जब बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि समतल खंड क्या होता है और प्रारंभिक पूर्ति क्या होती है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं दूसरे और तीसरे ग्राफ की, जिसमें ES लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 होगा। अब हम समझते हैं ES ग्रेटर देन 1 और ES लेस देन 1 का जो है ग्राफ किस तरीके से बनेगा। देखिए अब हम समझते हैं ES ग्रेटर देन 1 का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो आपको जब बेटा पूर्ति की लोच की सारी चीज़ें पता होंगी तो आप इसका ग्राफ बहुत ही अच्छे से बना सकते हो। आपको अभी मैंने बताया कि जब ES ग्रेटर देन 1 होगा तो ये इसको कहाँ पे कट करेगा। अगर हम पूर्ति वक्र को बढ़ाते हैं तो कहाँ पे कट करता है, इसके ऋणात्मक अक्ष पे कट करता है ये इसको। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है मान लीजिए ये y अक्ष है, ये x अक्ष है और ये 0 है। तो अब आपको जो पूर्ति वक्र बनाना है वो आपको इस तरीके से बनाना है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए OP कीमत पे OQ क्वांटिटी,
ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मूला यहाँ पे आएगा समतल खंड अपॉन में, समतल खंड अपॉन में प्रारंभिक पूर्ति, ये फॉर्मूला लगाना है। तो अभी प्रारंभिक पूर्ति कितनी है, प्रारंभिक पूर्ति है OQ, ठीक है। और समतल खंड कैसे निकलता है, समतल खंड निकालने के लिए जो हमने पूर्ति वक्र बनाया है उसको बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। ये यहाँ पे रुका हुआ है, अभी इसको यहाँ से क्या कर दीजिए, यहाँ पे इसको बढ़ा दीजिए, यहाँ तक इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए T बिंदु, ठीक है। अब देखिए, अब ज़्यादा आपको समझ में आएगा समतल खंड। तो जहाँ ये इसको टच कर रहा है वहाँ से लेके वहाँ तक, जहाँ तक पहले पूर्ति थी, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये TQ। और जबकि पहले प्रारंभिक पूर्ति कितनी थी, ये। तो आप खुद देखो कौन सा एरिया बड़ा है बेटा, TQ बड़ा है, OQ छोटा है। TQ जो है वो बड़ा है और OQ जो है वो छोटा है। मतलब कि अगर ऊपर 4 है तो नीचे 2 है। तो जब भी बेटा ऐसी कोई चीज़ होती है, तो मैं आपको उस दिन भी बताया था, आपका आंसर हमेशा ऐसी स्थिति में >1 आता है, जब ऊपर वाला बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा होता है। तो आंसर आएगा 1 से बड़ा। इसलिए ऐसी स्थिति में जो लोच है वो कैसी होगी, ES >1 होगी। इसी तरीके से हमें जो है तीसरे कर्व का भी बनाना है। तीसरे का कैसे बनाना है, तीसरे का आपको इस तरीके से बनाना है, मान ली तीनों आपको ये बना के दिखाने, अगर ये ज्यामितिक विधि आ जाती है अगर पूर्ति की। तीसरे में आपको कैसे बनाना है, तीसरे में आपको बनाना है इस तरीके से S, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं ES <1 का। मैंने आपको बोला जब ES <1 होता है, जब ES <1 होता है तो वो उसको धनात्मक अक्ष पर कट करता है। तो आपको अब इस बार ऐसा बनाना है कि ये धनात्मक अक्ष पर कट करेगा। तो मान लीजिए OP कीमत पे OQ क्वांटिटी है, OP पे OQ, तो ES इज इक्वल टू समतल खंड। हाँ जी, डिलीट है, लेकिन बेटा किसी किसी में आ रही है, इसलिए मैंने बता दी है। किसी आपके में डिलीट है, लेकिन ये इसमें इसका बोर्ड अलग है ना। हमारे नहीं है डिलीट। हाँ कोई नहीं, ये आ जाती है ना, कोई नहीं, वैसे भी आ जाती है, पढ़ लो इसको। क्योंकि बेटा तुम्हारा, मेरे को तो हरियाणा बोर्ड का बेटा डिलीट का मेरे को तो कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारी कहीं कहीं लिखा ही नहीं है क्या डिलीट है, सिलेबस कोई साइड पे अपलोड नहीं है तुम्हारा। तो प्रारंभिक पूर्ति कितनी है अभी, OQ, ठीक है। और अब समतल खंड बनाना है, तो समतल खंड के लिए क्या करना है, इसको जोड़ना पड़ेगा डॉटेड वाली लाइन से, इसको T नाम दे दीजिए, ठीक है। तो जहाँ ये इसको टच कर रहा है वहाँ से लेके वहाँ तक, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये TQ। अब देखो, अब TQ छोटा है जबकि OQ बड़ा है। अब क्या है, TQ छोटा है और OQ बड़ा है। अब नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो बेटा ऐसी स्थिति में आंसर हमेशा 1 से कम आता है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होती है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बेटा कैसे आता है कि पूर्ति की लोच की ज्यामितिक विधि बताइए, या बिंदु विधि बताइए, ग्राफी विधि बताइए, या बेटा क्वेश्चन इस पे ऐसे आता है जैसे मैंने मांग में भी बताया था, एक सीधी रेखा वाले पूर्ति वक्र पर पूर्ति की लोच कैसे ज्ञात होती है, कैसे ज्ञात होती है। इस तरीके से बेटा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक सीधी रेखा वाले पूर्ति वक्र पर पूर्ति की लोच कैसे ज्ञात होती है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ये एक ही क्वेश्चन है बेटा, मतलब वो आपसे ग्राफी विधि ही पूछ रहा है, ज्यामितीय विधि ही पूछ रहा है। तो ये आपको जो है ध्यान रखने हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में आ जाता है। और इसमें 2 ही विधि होती है बेटा, इसमें कुलव्य विधि वगैरह नहीं होती है, ठीक है, वो मांग के अंदर है। अब जैसे हमने वहाँ पे भी एक टॉपिक पढ़ा था, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक टॉपिक है, पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, ये क्वेश्चन है बेटा। अब आपसे क्या पूछा,
पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले, पूर्ति को प्रभावित करने वाले नहीं, पूर्ति की लोच को। तो बेटा पहले क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि पूछा क्या है उसने। जैसे कि मैंने आपको बोला मांग के अलग है, मांग की लोच के अलग है। मैंने आपको पिछली क्लास में मांग की लोच के बताए थे कि मांग की लोच को कौन कौन से करते हैं, उसमें देख लीजिए आप, सारे अलग अलग हैं। तो मांग के अलग हैं, मांग की लोच के अलग हैं। इसी तरीके से पूर्ति के अलग हैं, पूर्ति की लोच के अलग हैं। पूर्ति के कौन से हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि भाई वस्तु की अपनी कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, तकनीक परिवर्तन, आगतों की कीमत, कर नीति, उत्पादकों की संख्या, ये पूर्ति के हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पूर्ति के लोच के, तो ये अलग है। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आप लिखेंगे जैसे कि लाइक सबसे पहला इसमें आप लिखेंगे सबसे पहला इसमें आप लिखेंगे उत्पादन लागत में परिवर्तन, ये लिखेंगे सबसे पहला उत्पादन लागत में परिवर्तन। इसका मतलब क्या होता है उत्पादन लागत में परिवर्तन का? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने उत्पादन बढ़ाया और उत्पादन बढ़ाने से लागत बढ़ गई, या दूसरा होता है अगर आपने उत्पादन घटाया और लागत घट गई। तो अगर बेटा उत्पादन बढ़ने से लागत बढ़ गई तो पूर्ति जो है वो कम लोचदार होती है। और अगर उत्पादन बढ़ाने से लागत घट गई तो पूर्ति जो है वो अधिक लोचदार जो है वो होती है। ये आपको लिखना है इसके अंदर, पहला पॉइंट। दूसरा लिखना है इसमें आपको वस्तु की प्रकृति, कि वस्तु कैसी है, मतलब कि वस्तु जो है नाशवान है। नाशवान वस्तु कौन सी होती है बेटा? जो हम डेली यूज़ करते हैं अपनी दैनिक प्रकृति में, दूध, ब्रेड, अंडे, जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इसमें इनकी पूर्ति कैसी होती है? बेलोचदार। और अगर सामान्य है, नॉर्मल है, तो उसकी बेटा लोचदार होती है, क्योंकि हम उसका स्टॉक वगैरह जो है जमा कर सकते हैं। तीसरा आपको क्या लिखना है बेटा? समय अवधि। ये दोनों पॉइंट बेटा मांग के अंदर भी हैं, वस्तु की प्रकृति और समय अवधि। समय अवधि में क्या लिखना है? एक होता है अल्पकाल, एक होता है दीर्घकाल। इसमें हम क्या लिखेंगे? अल्पकाल में कैसी होती है? बेलोचदार, क्योंकि हम अल्पकाल का मतलब है टाइम का। क्यों नहीं दिख रही स्क्रीन? अभी इतनी देर से क्या पढ़ रहे थे? नहीं सर, अभी अचानक से। अच्छा, तो फिर दोबारा आओ। हाँ। दोबारा आओ फिर। और समय अवधि की अगर बात करें तो समय अवधि में क्या लिखना होगा बेटा? अल्पकाल में। हाँ आ जाओ। आ गई क्या? आ जाओ, दोबारा एग्जिट करके आओ दोबारा, या दिख गई? ठीक है, तुम्हारा नेट नहीं चल रहा। अल्पकाल में क्या लिखोगे? बेलोचदार होती है। दीर्घकाल में क्या लिखोगे? लोचदार होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्पकाल में बेटा हमारे पास टाइम कम होता है, हम इतनी जल्दी वस्तु की पूर्ति को बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, और क्या लिखोगे? और लिखोगे बेटा यहाँ पे जोखिम उठाने की तैयारी। जोखिम उठाने की तैयारी में आप क्या लिखेंगे? जोखिम उठाने की तैयारी में आप ये लिखेंगे कि अगर जो उत्पादक है, अगर वो जोखिम उठाने के लिए बेटा तैयार है, तो ऐसी स्थिति में जो पूर्ति है वो लोचदार होगी। और अगर वो तैयार नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो पूर्ति है वो जो है बेटा वो बेलोचदार हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा और लिख सकते हो बेटा उत्पादन की तकनीक। आप यहाँ पे देख लीजिए बेटा, सारे पॉइंट जो हैं वो अलग अलग हैं बेटा, कोई भी पॉइंट जो है वैसा नहीं है बेटा इसके अंदर वो वाला। एक होती है जटिल तकनीक और एक होती है सामान्य, नॉर्मल। तो अगर आप बेटा सामान्य तकनीक का यूज़ करते हो तो सामान्य तकनीक के अंदर कैसी होगी?
सामान्य तकनीक के अंदर होगी लोचदार, और अगर जटिल तकनीक से करते हो तो जटिल तकनीक का मतलब नई नई मशीनों का यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, मॉडर्न मशीनों का यूज़ कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में बेटा बेलोचदार होती है। तो इन सब में आपको जो एक्सप्लेनेशन देनी है वो बेटा लोचदार होगी पूर्ति या बेलोचदार होगी वो लिखनी है यहाँ पे। और ये वाला पॉइंट वस्तु की प्रकृति है, समय अवधि है, ये मांग की लोच में भी थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी है, ये वहाँ पे भी है, दो पॉइंट तो सेम है और 3 पॉइंट अलग हैं। तो आप देख लीजिए 4 अलग अलग टॉपिक हैं ये, मांग को प्रभावित करने वाले, मांग की लोच को, वो अलग है 2 टॉपिक, पूर्ति को प्रभावित करने वाले और पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले वो अलग हैं टॉपिक। तो 4 टॉपिक हैं, चारों घटक अलग अलग हैं, सबके घटक अलग अलग हैं। मुस्कान समझ में आ रही है आपको बात? क्योंकि उस दिन आप बहुत कंफ्यूज थे इसके अंदर। मुस्कान आवाज़ आ रही है आपको? तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, पूर्ति क्या होती है, पूर्ति की लोच क्या होती है, पूर्ति की कीमत, लोच की श्रेणियाँ क्या होती है, प्रतिशत विधि से जो है पूर्ति की लोच को कैसे ज्ञात करते हैं, और ज्यामितीय विधि से पूर्ति की लोच को किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, कैसे कर्व बनेंगे, कब मूल बिंदु से जाएगा, कब धनात्मक अक्ष, कब ऋणात्मक अक्ष पे कट करेगा। ये सारी बकवास आपको ध्यान रखनी है पूर्ति की लोच के अंदर।